टाइम द डिफरेंट इंडिकेशन ऑफ द SSTI, जिसकी वजह से न सिर्फ इसका सम टाइम डायग्नोस्टिक जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, इसके साथ साथ इसका जो ट्रीटमेंट है दैट कैन आल्सो बी अ चैलेंजेबल फॉर सम टाइम। फर्दर मोर डायग्नोसिस को देखा जाए तो विच इन्वॉल्व द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन है, सर्जिकल एग्जामिनेशन मोस्टली परफॉर्म किए जाते हैं, या इमेजिंग या लैब टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो लेयर ऑफ द स्किन है विच रेलिवेंट टू द डिफरेंट इन्फेक्शन, जैसे कि एपिडर्मिस में देखें तो एज यू नो दैट मोस्टली इम्पेटाइगो काज हो रहा होता है, स्टेफ पायोजेनीज और स्टेफ आरियस मोस्टली जो है उसमें देखा गया है कि इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। डर्मिस में देखें तो मोस्टली एरिसिपेलस जो है वो काज हो रहा होता है, स्टेफ पायोजेनीज जो है वो देखा गया है मेजर काजेटिव पैथोजन जो है वो मोस्टली होते हैं। फॉलिकल्स में देखें तो हेयर फॉलिकल्स में फॉलिकुलाइटिस, कार्बंकल्स, बॉयल्स वगैरह मोस्टली पेशेंट्स में हो रहे होते हैं। स्टेफ आरियस इज द मेन काजेटिव पैथोजन। और डीप सबक्यूटेनियस देखा जाए तो मोस्टली वहाँ पे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं वो सेलुलाइटिस मोस्टली काज कर रहे होते हैं। SSTI जो है दैट आर बेसिकली अ क्लिनिकल एंटिटीज़ ऑफ द बेसिस ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंटेशंस बाय द इन्वॉल्विंग ऑफ द etiology ऑफ द डिजीज़, epidemiology ऑफ द डिजीज़ एंड द इन्वेजन ऑफ द माइक्रोब्स इनटू द स्किन। ये माइल्ड से सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो हैं वो दैट मे डेवलप, जिसकी वजह से समटाइम्स हॉस्पिटलाइजेशंस की भी जो है वो पेशेंट में ज़रूरत पड़ रही होती है। एपिडेमोलॉजी अगर देखी जाए तो इन एमरजेंसी केयर सेटिंग इट इज़ द थर्ड मोस्ट डायग्नोस्टिक कंडीशंस आफ्टर चेस्ट पेन एंड एस्थमा, और इसकी जो वेरिएबल प्रेजेंटेशन है वो इसकी एपिडेमोलॉजिकल असेसमेंट को और भी डिफ़िकल्ट जो है वो बना देती हैं। कितनी देर में केस जो है वो मोस्टली रिजॉल्व हो जाते हैं दैट टोटली रेलिवेंट टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर SSTI की बात की जाए तो दैट इन्वॉल्व दैट मे रिक्वायर्ड 7 to 10 days, बट फ्यू इन्फेक्शंस रिक्वायर्ड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स, जिसमें मोस्टली पेशेंट 50 to 20 days या इवन जो है वो 25 days तक जो है वो मोस्टली ले रहा होता है। SSTI के हवाले से बात की जाए तो पिछले 5 से 10 साल में एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में इसका इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। किस एज ग्रुप में हुआ है? दैट इज़ 45 to 65 ईयर्स ऑफ एज। कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? दैट इज़ 60 to 70%। इसके इंक्रीज़ होने की बेसिक रीज़न क्या है? तो ये देखा गया कि जब सर्वे कंडक्ट किया गया, ये पूरे जितना भी सिनेरियो था, ये पेशेंट या तो इम्यूनोसप्रेस थे या इनमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है परफॉर्म किए गए थे या इसमें सर्जिकल वॉन्ड्स इन्फेक्शंस थे विच कैन लीड टू द इन्फेक्शंस। तो इस स्पेसिफिक एज ग्रुप में जो है वो इसका इंसिडेंस पास 5 to 10 ईयर्स में जो है वो 60 to 70% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। फर्दर मोर अगर इसकी माइक्रोबायोलॉजी देखी जाए तो दैट इंक्लूड द रेजिडेंट फ्लोरा, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ हैं, स्टेफिलोकोकस स्पीशीज़ है, प्रोपाइनी बैक्टीरियम है, या इसके साथ कॉर्नी बैक्टीरियम है विच कैन लीड टू द इन्फेक्शंस विच इंक्लूड द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो है वो बैक्टीरिया विच कैन आल्सो इन्वॉल्व। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट केस स्टडी सिनेरियो हैं, 3 हैं स्पेशली रेलिवेंट टू द प्रोडक्ट ऑगमेंटन। ये 3 साल का एक बच्चा है जो कि प्रेजेंट हुआ है OPD में डॉक्टर के पास। इसकी मदर ने ये बताया कि बच्चे को जो है वो ये सिचुएशन शुरू हुई, रेड सोर्स और ब्लिस्टर बनने शुरू हुए ऑन द एरिया ऑफ नोज एंड माउथ, लेटर ऑन दैट स्प्रेड टू द हैंड एज वेल। इसके बाद जो है वो ब्लिस्टर जो है वो दैट बिकम्स अ बर्स्ट एंड स्टार्टिंग टू ऊज अ येलोइश हनी ब्राउन कलर्ड क्रस्ट। अगर ये पोजीशंस देखी जाए मोस्टली बच्चों के हवाले से विच इज़ यूजुअली प्रेजेंट होती है 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज के जो चिल्ड्रन हैं, बेसिकली इम्पेटाइगो जो कि मोस्टली जो है वो 2 to 5 ईयर्स के एज के पेशेंट्स में जो है वो होती है। काजेटिव पैथोजन जैसे कि स्टार्ट में बात होगी स्टेफ पायोजेनीज या स्टेफ आरियस जो है वो मोस्टली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और इम्पेटाइगो को अगर टोटली देखा जाए तो 30% जो है वो बुलिस इम्पेटाइगो वो उसकी प्रेवलेंस होती है देन दैट ऑफ अगर टोटली अगर इम्पेटाइगो को कंसीडर किया जाए। ये केस 2 है जिसमें देखा गया कि एक 30-year-old वुमेन है, ये गार्डनिंग करते हुए जो है वो गिर गई थी और लेफ़्ट लेग जो है वो इनका इंजर्ड हो गया था। स्टार्ट में देखा कि रेडनेस थी, स्वेलिंग थी और बर्निंग सेंसेशन जो है वो मोस्टली स्टार्ट हुई। लेटर ऑन दैट उसके बाद जो है वो पेशेंट से ये फील किया कि पेनफुल टू टच था, टेंडरनेस थी, शी फील हॉल्ट, और इसके साथ जो है वो दैट कन्वर्ट इनटू फीवर, चिल्स और इसके साथ साथ नोजियाटिक फीलिंग जो है वो मोस्टली पेशेंट में आनी शुरू हो गई। अगर ये कंडीशन देखी जाए पेशेंट्स में, दिस इज़ अ बेसिकली सेलुलाइटिस विच इज़ एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, मोस्टली जो है वो सबक्यूटेनियस होते हैं। और अगर इसके पैथोजेंस की इन्वॉल्वमेंट देखी जाए तो ये इज़ अ लिस्ट ऑफ पैथोजन जहाँ पे बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं, पास्टोरेला स्पीशीज़ हैं, सुडोमोनास एरुजिनोसा है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा विच कैन आल्सो इंक्लूड और लीड टू द इन्फेक्शंस। सीरियस कंडीशंस कैन आल्सो लीड टू द हॉस्पिटलाइजेशंस, जिसकी वजह से पेशेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। डायरेक्ट कॉस्ट लाइक इन द शेप ऑफ एंटीबायोटिक, हॉस्पिटलाइजेशंस, इमेजिंग या इसके साथ साथ लैब टेस्ट जो है वो मोस्टली परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखा जाए तो एब्सेंस फ्रॉम द वर्क और एक्सेट्रा, अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट दोनों पेशेंट्स को समटाइम जो है वो बियर करनी पड़ जाती हैं।
केस 3 और लास्ट जो है वो केस सिनेरियो है, ये 50 ईयर ओल्ड एज का पेशेंट है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ जो है प्रेजेंट हुआ है ओपीडी में। डेफिनेटली जहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ की बात आती है तो दैट कैन लीड टू द अदर कोमॉर्बिडिटी एज वेल। तो वहाँ पे पेशेंट का कंप्लीट जो है वो एग्जामिन किया गया और वहाँ पे देखा इसको 2 सेंटीमीटर का जो है वो अल्सरेशन थी ऑन द टो साइड। स्टार्ट में देखा गया कि पेशेंट्स को एरिथेमा था, वार्म था और पेनफुल टू टच कंडीशंस थी, बट डीपर जो है वो टिश्यूज़ इन्वॉल्व नहीं थे स्टार्ट में। पेशेंट फेब्राइल था, पल्स जो है वो 78 पर मिनट थी और जो इसका ब्लड प्रेशर था वो दैट वाज 110/17 था। फर्दर मोर एग्जामिनेशन करने से ये पता लगा कि पेशेंट्स हैव द माइल्ड डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस। और जब माइल्ड डायबिटिक फुट इन्फेक्शन की बात आती है तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटिक फुट अल्सरेशन जो है मोस्टली कॉमन होती है। और इसमें कितने परसेंट है, अप टू 1/3 ऑफ द पेशेंट्स। और ये देखा गया कि 50% पेशेंट में जो है वो इन्फेक्टेड होती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम, विच कैन लीड टू द सर्जिकल प्रोसीजर एज वेल, जहाँ पे मोस्टली डेब्राइडमेंट भी पेशेंट्स की करनी पड़ती है। और फिर वही बात आ जाएगी विच रेलिवेंट टू द सेलुलाइटिस के पेशेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। वेरियस जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लोनाइज टू दैट बिकम द पॉलीमाइक्रोबियल इन नेचर। मैनेजमेंट जो है वो क्या कहती हैं, इसके हवाले से गाइडलाइन की रिकमेंडेशंस क्या हैं, विच इंक्लूड द IDSA 2014 प्रैक्टिस गाइडलाइन। ये कहती हैं सबसे पहले काज को इस्टेब्लिश किया जाए, स्वेरिटी ऑफ असेसमेंट पेशेंट की जाए, पैथोजन स्पेसिफिक जो है वो देखा जाए और फिर देन जो है वो लोकल रेजिस्टेंस पैटर्न को ज़रूर कंसिड्रेशन में रखा जाए। वाई? बिकॉज कि WHO ने 2017 में एक स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश की थी, गेट द जॉब डन फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर द पैथोजन डेवलप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एन एंटीबायोटिक। सो अगर AMR को देखा जाए, एंटी माइक्रोब रेजिस्टेंस, दैट प्रिवेलिंग डे बाय डे, और स्पेशली अगर एशियन कंट्री में देखा जाए पाकिस्तान, इसमें जो इसकी प्रेवलेंस है वो बहुत हायर साइड के ऊपर है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एन एंटीबायोटिक विच एक्सेलरेटिंग दिस प्रोसेस। तो लोकल रेजिस्टेंस पैटर्न के साथ देन क्लिनिकल स्किल्स जो हैं वो अप्लाई की जाएँ फ्रॉम द प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस, और इसके साथ साथ जो है पैथोजन को आइडेंटिफाई किया जाए। और लास्ट वन, वो ड्रग यूज़ करवाई जाए एंटीबायोटिक जो कि एम्पेरिकल ट्रीटमेंट चॉइस जो है वो मोस्टली पेशेंट में यूज़ करवाई जाए। तो गाइडलाइन जो है वो 4-5 पॉइंट के ऊपर जो है वो मोस्टली फोकस करती है। अच्छा, ये गाइडलाइन जो है वो 3 से 4 पॉइंट के ऊपर डिफ्रेंशिएट भी करती हैं एक दूसरे से, विच डिपेंड अपॉन द एपिडेमोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, विच आल्सो इंक्लूड द एटियोलॉजी ऑफ दैट कंट्री, रेजिस्टेंस पैटर्न क्या है और इसके साथ जो है ससेप्टेबिलिटी डेटा जो है वो कहाँ सेटल होता है। तो ये गाइडलाइन 4 से 5 पॉइंट के ऊपर जहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, वहाँ पे 3 पॉइंट के ऊपर ये आपस में एक पेज पे भी हैं। ये कहती हैं कि एक ऐसा एजेंट पेशेंट में प्रिस्क्राइब किया जाए, अगर हम SSTI की इन तीनों केस को भी देख लिए, जितने भी डिस्कस हुए हैं उनको भी अगर कंसिडरेशन में रखें, कि जिसकी ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स द मेजर कॉजेटिव पैथोजन हायर साइड के ऊपर हो, दैट एजेंट मस्ट प्रोवाइड द बेटर PK/PD प्रोफाइल एंड विद द कन्वीनियंट डोजेज कैजुअल। और वन इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट की जो कंप्लायंस है वो बेटर हो विद द कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स। तो ये 3 से 4 पॉइंट के ऊपर मोस्टली गाइडलाइन जो है वो एक पेज के ऊपर भी जो है वो मोस्टली सेटल होती हैं। देन बात आ जाती है फिर कौन सा ट्रीटमेंट चॉइस जो है वो दैट इज़ अ बेटर, अगर इन्हीं कंसिडरेशंस को देखा जाए, विच इंक्लूड द एम्पेटाइगो या इसके साथ सेलुलाइटिस है या माइल्ड डायबिटिक फुट इन्फेक्शन है, तो WHO ने ऑगमेंटन को जो है वो मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जो है वो फॉल किया था इन 2017। वाई? बिकॉज के एक तो ड्रग की जो है वो यूनिक मोड ऑफ एक्शन है, सो दैट्स वाई द रीज़न इसकी जो रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर एंटीबायोटिक वो इंतहाई कम है, अगर मैक्रोलाइड या इवन फ्लोरोक्विनोन्स के साथ इसको अगर कंपेयर किया जाए। वाई? बिकॉज कि सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक सर्वे कंडक्ट किया गया फ्रॉम 2002 से लेके 2015 तक, और फिर देन 2015 से 17 तक, जिसमें देखा गया कि वाइड वेराइटी ऑफ द पैथोजन उनकी जो है वो ससेप्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस पैटर्न अगेंस्ट एंटीबायोटिक कहाँ स्टैंड करता है। तो अगर ऑगमेंटन को देखा जाए तो ऑगमेंटन का जो सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में स्ट्रेप्टोजेनिस के अगेंस्ट जो ससेप्टेबिलिटी थी दैट वाज अप टू 100%। एंड बीइंग एन एथिकल कंपनी डेफिनेटली वही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं जो कि स्टडी बेस्ड, जो कि क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड होते हैं, और अपने से कोई भी इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं की होती, और हमारी हर स्लाइड के नीचे जो है वो डिटेल दी होती है कि ये डेटा कलेक्ट कहाँ से किया गया है, जो कि गूगल करके उसको जो है वो जज किया जा सकता है। फर्दर मोर WHO ने 2017 में एंटीबायोटिक को जो है वो क्लासीफाई किया इनटू 3 कैटेगरीज लाइक एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व। एक्सेस में उन्होंने वो ड्रग फॉल की विच आर वाइडली अवेलेबल, अफोर्डेबल हैं, क्वालिटी एश्योर्ड ड्रग है, विच इंक्लूड द अमोक्सिसिलिन अलोन, अमोक्सिसिलिन विद क्लेवलिनेट यानी ऑगमेंटिन, और अमिकासिन है।
वॉश में इन्होंने वो ड्रग फॉल की विच हैज़ द हाई रेजिस्टेंस पोटेंशियल, लेकिन अगर इनकी इंडिकेशन देखा जाए तो दे हैव अ लिमिटेड इंडिकेशंस, जैसे कि फ्लोरोक्विनोन्स हैं, मैक्रोलाइड्स हैं या थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है। एंड देन बात आ जाती है रिजर्व ग्रुप की विच इज़ अ लॉस्ट रिजॉर्ट, जहाँ पे तमाम ट्रीटमेंट फेलियर हो जाते हैं, वहाँ पे 4th एंड 5th जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन मोस्टली पेशेंट में यूज़ करवाई जाती हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए स्लाइड में तो एक्सेस ग्रुप जो है वो दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई? बिकॉज के एम्पेरिकल ट्रीटमेंट चॉइस मोस्टली इसी ग्रुप से सिलेक्ट की जा रही होती है। ऑगमेंटन इज फॉल इन दैट ग्रुप, एक्सेस ग्रुप में जो है वो फॉल करती है। सेकेंड वन, जितनी भी गाइडलाइन है विच इंक्लूड द 2018 सैनफोर्ड गाइडलाइन है, IDSA की 2012 एंड 2014 गाइडलाइन है, तमाम की तमाम जो है वो रिकमेंड करती हैं कि पेशेंट अगर इम्पेटाइगो के साथ हो, माइल्ड कंडीशन ऑफ द सेलुलाइटिस हो, वहाँ पे माइल्ड कंडीशंस जो है वो डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस के साथ हो, वहाँ पे ऑगमेंटन जो है वो दैट कैन बी बेस्ट ट्रीटमेंट चॉइस। वाई? बिकॉज के इसकी जितनी भी जो पैथोजन के अगेंस्ट कंसनट्रेशन है और जो ससेप्टेबिलिटी है दैट इज़ ऑन अ हायर साइड, जो कि अभी रिसेंटली आपसे शेयर हुई। सेम इन द केस ऑफ सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, तो जो रेस्ट ऑफ द इंडिकेशन है विच इंक्लूड द LRTI और इसके साथ साथ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की बात करें, एक्यूट बैक्टीरियोसाइनोसाइटिस की बात करें, तो उसमें जो मेजर काजेटिव पैथोजन थे विच इंक्लूड द स्ट्रेप निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, मोरिक्सिया कैटरालिस, वहाँ पे भी इसकी जो ससेप्टेबिलिटी थी अगेंस्ट एंटीबायोटिक ऑगमेंटन की अगर बात की जाए तो दैट वाज 98.8% विद स्ट्रेप निमोनिया, और एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो थी वो दैट वाज 100%। सो दैट्स वाई द रीज़न इसकी ससेप्टेबिलिटी हायर साइड होने की वजह से इसकी जो बेटर बैक्टीरियल रेडिकेशन है दैट इज़ फार मच बेटर एज कम्पेयर टू अदर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल विद इन द मार्केट। फ्लोरोक्विनोन्स के हवाले से गाइडलाइन कहती हैं विच इंक्लूड द FDA मोस्टली वार्न करती है कि इसको एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट चॉइस जो है वो यूज़ ना करवाई जाए, स्पेशली अगर SSTI की बात जहाँ पे की जा रही है। वाई? बिकॉज के इनके सीरियस साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि टेंडनाइटिस है, मसल जॉइंट पेन है, फिर इसके साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी के इशू है, फिर CNS साइड इफेक्ट है, और हाल ही में 2018 में 2 फर्दर साइड इफेक्ट की इंडोर्समेंट हुई है फ्लोरोक्विनोन्स के हवाले से। एक तो मेंटल हेल्थ कन्फ्यूजन है, दूसरा लो ब्लड शुगर लेवल है, तो ये हाल ही में जो है वो इसकी इंडोर्समेंट हुई है। 2017 में WHO ने 8 प्रिंसिपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन एंटीबायोटिक कि ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली, ऑप्टिमाइज द डायग्नोसिस एंड सेवेरिटी ऑफ असेसमेंट, मैक्सिमाइज किया जाए बैक्टीरियल एरेडिकेशंस को, लोकल रेजिस्टेंस पैटर्न को ज़रूर जो है वो रिकग्नाइज किया जाए, वो ड्रग यूज़ की जाए जिसकी बेटर फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल हो, जो इसके साथ साथ कन्वीनियंट डोजेज स्केजुअल हो, इसके साथ कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग जो है वो यूज़ करवाई जाए, वो ड्रग यूज़ करवाई जो जाए जो कि एम्पेरिकल ट्रीटमेंट चॉइस के तौर पे यूज़ हो, और लास्ट वन कि जिसकी कंप्लायंस जो है पेशेंट्स के हवाले से बेटर हो। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर टुडे प्रेजेंटेशन विच फोकस ऑन द ऑगमेंटन। वाई ऑगमेंटन के अगर टैबलेट्स के हवाले से देखा जाए तो इट इज़ अवेलेबल इन अ डेसीफ्लेक्स पैकेजिंग। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेसीफ्लेक्स पैकेजिंग? इसमें माइक्रो डेसिकेंट पार्टिकल्स है विच एम्बेडेड टू द ईच सीलियन लेयर ऑफ द ब्लिस्टर के जो टैबलेट की एफिकेसी है वो इंटैक्ट रहती है, मॉइस्चर जो है ऑब्जॉर्व नहीं करती। और 40 ईयर से GSK ने हमेशा से क्वालिटी एंड इनोवेटिव ड्रग जो है वो इंश्योर करवाई हैं, और ऑगमेंटन इज़ वन ऑफ दैट प्रोडक्ट कि एग्जैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जो है वो उसको फॉलो किया जाता है कि मोर देन 300 स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, देन इसको फाइनलाइज फॉर्म में लेके आ जाता है, देन इसकी कोटिंग होती है। सेम इन द केस ऑफ सस्पेंशन में भी जो है वो एग्जैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को जो है वो फॉलो किया जाता है। तो इसके कंपैरिजन में जितने भी जेनेरिक्स अवेलेबल हैं जो कि कोमॉक्सीक्लेव में अवेलेबल है, वो इस टेक्नोलॉजी को जो है वो फॉलो नहीं करते, दैट इज़ पेटेंट ओनली फॉर GSK। सेकेंड वन, जो लोकल रेजिस्टेंस पैटर्न है, सर्वेलेंस डेटा को ज़रूर वैलिडेट किया जाता है, जैसे कि सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से बात हुई। हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो बेस्ड ऑन द डॉक्टर एज वेल, वो भी इसको जो है वो साथ साथ वैलिडेट करता है कि करंट सिनेरियो में GSK की एंटीबायोटिक कहाँ स्टैंड करती हैं रिगार्डिंग रेजिस्टेंस, और इसके साथ साथ ससेप्टेबिलिटी डेटा के हवाले से। और अगर कोई भी साइड इफेक्ट प्रोफाइल आपका पेशेंट कंप्लेन करता है कि जो कि GSK की ड्रग के साथ अगर हुई है, तो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट उसको ज़रूर जो है वो फॉलोअप करता है। डोजेज की अगर बात कर लें तो माइल्ड केसेस में जो है इसकी जो रिकमेंडेशन है दैट इज़ द 625 मिलीग्राम BD रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर सीवियर केसेस हैं वहाँ पे 1 ग्राम BD रिकमेंड कर सकते हैं। सस्पेंशंस आर आल्सो देयर 156.25 मिलीग्राम और 312.5 मिलीग्राम TDS रिकमेंडेशन है। मिनिमम जो माइल्ड कंडीशन में इसकी जो डोजेज है दैट इज़ 5 मिलीग्राम पर kg पर डे से लेके मैक्सिमम 10 मिलीग्राम पर kg पर डे तक जा सकते हैं, और जहाँ पे BD डोजेज के बेनिफिट देना चाहें वहाँ पे 457 मिलीग्राम पर 5 ml सस्पेंशन इज़ देयर। 6.4 मिलीग्राम से लेके मैक्सिमम 10 मिलीग्राम पर kg पर डे तक जा सकते हैं BD डोजेज में। अच्छा, ये जितनी भी डोजेज है दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर द LRTI ABRS के हवाले से है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में है, SSTI के हवाले से है, लेकिन
डोजेज डिफरेंट वहाँ पे है और हाई डोजेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में आपके पास पेशेंट आता है जहाँ पे परफोरेशन ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है और वहाँ पे पेशेंट को ओटोरिया हो जाता है, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन एंड पेशेंट में लीड टू द हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल। वहाँ पे 80 to 90 मिलीग्राम जो है वो पर kg 12 आवरली रिकमेंडेड है, लेकिन वहाँ पे इंजेक्टेबल फॉर्म इज़ अवेलेबल, तो मोस्टली इंजेक्टेबल फॉर्म पेशेंट में यूज़ हो रही होती है। लेकिन रेस्ट ऑफ द अगर डोजेज देखा जाए तो वो तमाम पेशेंट्स में जो है वो रिकमेंडेशंस तमाम इंडिकेशन में ऑलमोस्ट सेम है। इसके साथ जो है वो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स जो हैं वो भी अवेलेबल है 62.5 मिलीग्राम पर 5 ml, माइल्ड कंडीशन में 5 मिलीग्राम पर kg पर डे, TDS से लेके मैक्सिमम 10 मिलीग्राम पर kg पर डे तक जा सकते हैं। इंजेक्टेबल में अगर देखा जाए तो 1.2 ग्राम इंजेक्शन इज़ अवेलेबल जो कि डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं होती। डोजेज जो है वो 8 आवरली रिकमेंडेड है और जो सीरियस कंडीशन है वहाँ पे 6 आवरली जो है वो मोस्टली रिकमेंडेड है और एज अ सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो इज़ आल्सो रिकमेंडेड 1.2 ग्राम एट द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया पेशेंट में इंजेक्ट करवा सकते हैं। लास्ट स्लाइड है, बीइंग एन एथिकल कंपनी आपसे जो है वो सेफ्टी डेटा ज़रूर शेयर किया जाता है ऑगमेंटन का। कुछ पेशेंट ऐसे ज़रूर होंगे जो कि आपको कंप्लेंट करते होंगे कि ऑगमेंटन ली है और उसके बाद जो है वो पेशेंट में डायरिया का इशू हो गया, तो कंटिन्यू पेशेंट नहीं कर सकता इसको, तो डेफिनेटली इस कंडीशन को जो है वो कैटर किया जा सकता है कि इसको एट अ स्टार्ट ऑफ मील या विद मील जो है पेशेंट को दिया जाए, तो जीआई डिस्टर्बेंस पेशेंट में जो है वो नोटिसेबल नहीं हुई। और क्योंकि इसके ट्रायल हुए 212 पेशेंट्स के ऊपर जस्ट टू नो अबाउट द ड्रग इंड्यूस साइड इफेक्ट, और उसमें देखा गया सिर्फ एक पेशेंट था जिसमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। बाकी जो 211 पेशेंट थे उसमें ख़त्म हो गई थी। कितनी देर में ख़त्म हुई थी? पेशेंट्स ने 3rd to 4th डोज के अंदर जो है ये कंडीशन पेशेंट की रिवर्सेबल हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। डेफिनेटली पेशेंट आपके पास आता है, आप उसकी काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, तो ऑनवर्ड पेशेंट को ज़रूर कहें कि अब से जो है वो विद मील ले, तो पेशेंट की 3rd to 4th डोज के अंदर जो है ये कंडीशन पेशेंट की सबसाइड हो जाती है। जहाँ से पेन और फीवर से रिलीफ की बात आती है वहाँ पे वी हैव अ कैलपोल टैबलेट्स एंड कैलपोल सस्पेंशंस आर अवेलेबल। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसंट्रेशन टुवर्ड द प्रेजेंटेशन। ऑगमेंटन के हवाले से लास्ट बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि गाइडलाइन की रिकमेंडेशन है, स्पेशली जहाँ पे SSTI के हवाले से बात हुई, एंड वाइड वैरायटी ऑफ इंडिकेशंस विच आल्सो इंक्लूड द ABRS। इसके साथ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की बात करें, LRTI की बात करें, या इसके साथ साथ सर्जिकल प्रोफ्लेक्सिस की बात करें, तो तमाम जो है उसमें इंडिकेशन में रिकमेंडेड है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर प्रोडक्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है तो